हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे BEG 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा के ब्लॉक 1 के यूनिट 3 की। इससे पहले हमने 2 यूनिट्स के वीडियोस अपलोड कर चुके हैं हम, और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 को, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ड्रामा। इसमें हम पढ़ेंगे कि ड्रामा के कितने सारे टाइप्स होते हैं और उन्हें डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी का क्या मतलब होता है? तो सिंपली हम जानते हैं कि ट्रेजेडी का मतलब होता है दुख हिंदी में। पहली लाइन है, एरिस्टोटल डिफाइंड ट्रेजेडी एज द इमिटेशन ऑफ अ सीरियस एंड कंप्लीट एक्शन प्रेजेंटेड ड्रामेटिकली इवोकिंग पिटी एंड फियर टू अचीव कैथारसिस। सीरियस और कंप्लीट एक्शन को ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हमारे मन में किसी तरीके की सैडनेस या डर वाली फीलिंग आ जाए। ठीक है। द ट्रैजिक हीरो इज़ अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड क्वालिटीज़। यहाँ पे ट्रैजिक हीरो के बारे में बताया जा रहा है। जो ट्रेजेडी का हीरो होता है, बताया जा रहा है कि उसकी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी खूबियाँ होती हैं और बुरी खूबियाँ होती हैं। मोरली सुपीरियर टू ऑर्डिनरी पीपल। ट्रैजिक हीरो जो रहता है, ट्रेजेडी का जो हीरो रहता है, वो नॉर्मल इंसान से उसका यहाँ पे सुपीरियर दिखाया गया है। उसका कैरेक्टर मोरली सुपीरियर दिखाया गया है, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ों को झेल पाता है, झेलते हुए अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। वो सफ़र्स अ चेंज इन फॉर्चून ड्यू टू अ ट्रैजिक फ्लॉ और एरर इन जजमेंट। सिंपल से, जैसे मैंने आपको बोला, वो सफ़र करता है किसी ट्रैजिक फ्लॉ से। इट रिलीव्स हार्मफुल इमोशंस बाय डिपिक्टिंग इंसिडेंट्स दैट इवोक पिटी एंड फियर लीडिंग टू लॉजिकल एंड फोर्सिएबल कंक्लूजन। हार्मफुल इमोशंस को रिलीव करता है ट्रेजेडी। इवन इन एन अनहैप्पी एंडिंग, ट्रेजेडी प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द ऑडियंस थ्रू कैथारसिस। ट्रेजेडी जो है वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, भले अनहैप्पी एंडिंग हो ट्रेजेडी में, लेकिन ऑडियंस के मन में वो एक तरह की सेटिस्फैक्शन देता है स्टोरी को एंड करके एक ड्रामेटिक वे में। यहाँ पे एग्जांपल है शेक्सपियर्स स्ट्रैटेजी लाइक किंग लियर एक्सप्लोर यूनिवर्सल थीम्स इंक्लूडिंग द कोलैप्स ऑफ नेशंस एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ एम्बिशन एंड इनग्रेटिट्यूड। किंग लियर एक एग्जांपल है, शेक्सपियर की ट्रेजेडी है। It involves individual will and excludes plays where tragic heroes don't suffer due to a tragic error। ट्रेजेडी के बारे में यहाँ बताया गया है कि ये इंडिविजुअल विल पे इन्वॉल्व होता है, ये उस लेवल पे, और ये हर उस चीज़ को प्ले में आने से रोक देता है जिसमें ट्रैजिक एरर ना हो या हीरो सफ़र ना कर रहा हो किसी ट्रेजेडी से। इट रेजेस प्रोफाउंड क्वेश्चन अबाउट लाइफ्स मीनिंग, सफरिंग एंड डेथ, विद सफरिंग ऑफन लीडिंग टू विजडम। ट्रेजेडी जो है वो लाइफ की मीनिंग को, सफरिंग को, डेथ के बारे में बताती है। सफरिंग ऑफन लीडिंग टू विजडम, अगर कोई इंसान सफ़र करता है तो वो अंत में उसे उस सफरिंग से क्या मिलता है, क्या पॉजिटिव निकल के आता है उसके लिए, ट्रेजेडी उससे भी डील करती है। इट शोकेसेस द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन विल एंड पोटेंशियल फॉर ग्रेट अचीवमेंट्स। ह्यूमन विल के बारे में जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको शोकेस करता है, और पोटेंशियल वो कौन कौन सी चीज़ों को अचीव कर सकता है। अल्टीमेटली बीइंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ह्यूमन वैल्यू एंड स्पिरिट। ह्यूमन वैल्यूज़ और स्पिरिट के बारे में भी ये बताता है हमें। तो हमारा अगला टॉपिक है काइंड्स ऑफ ट्रेजेडी। इसमें हम जानते हैं कि ट्रेजेडी के कितने काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहला है रिवेंज ट्रेजेडी, डिराइव्ड फ्रॉम सेनेका, फीचरिंग मर्डर, रिवेंज, घोस्ट एंड कार्नेज। रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज से जैसे आपको पता चल रहा होगा कि इसमें बदले की भावना दिखाई जाती है। मर्डर को फीचर किया जाता है, रिवेंज जो लोग बदला लेते हैं एक दूसरे से, घोस्ट हो गया भूत प्रेत के बारे में, और कार्नेज ये सब जो कि मॉन्स्टर्स वगैरह के बारे में इस ट्रेजेडी में बताया जाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल है द स्पेनिश ट्रेजेडी, मार्लो की द जू ऑफ माल्टा, वेबस्टर की द डचेस ऑफ माल्फी एंड शेक्सपियर की हैमलेट। अगला है डोमेस्टिक ट्रेजेडी, रिटन इन प्रोज पोर्ट्रेइंग प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम मिडिल और लोअर सोशल रैंक्स फेसिंग डोमेस्टिक डिज़ास्टर। तो इस टाइप की डोमेस्टिक से आपको पता चल रहा हो कि घर की कहानी दिखाने की कोशिश की जाती है इस ट्रेजेडी में, जिसमें कि जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो मिडिल या लोअर क्लास से होता है, और उसके जो डोमेस्टिक डिज़ास्टर होते हैं उसकी लाइफ के, वो इसमें शोकेस किया जाता है। ये 18th सेंचुरी में पॉपुलर हो गया था। एग्जाम्पल है जॉर्ज लीलोस की द लंडन मर्चेंट। उसके बाद है तीसरा सोशल ट्रेजेडी, रिवॉल्व्स अराउंड सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़। सोशल से आप नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सोशल इश्यूज़ के बारे में रिवॉल्व करता है ये। मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास हीरोज़ एंड हीरोइंस पे इस पे फोकस किया जाता है, जो मिडिल क्लास मैन होता है। ठीक है। इसके एग्जांपल्स हो गए अ डॉल्स हाउस एंड घोस्ट, इब्सेंस की जो है, एंड देन मिलर्स की डेथ ऑफ अ सेल्समैन। अगला है हमारा मेलोड्रामा।
ओरिजिनली एसोसिएटेड विथ म्यूज़िकल प्लेज। म्यूज़िकल प्लेस के द्वारा मेलोड्रामा को दिखाया जाता है। मेलोड्रामा आप सुनते आ रहे होंगे कई सालों से। रिलाइज ऑन सेंसेशनल एक्शन, इम्प्लॉयजेबल इवेंट एंड कंटिन्यूस एडवेंचर। इसमें जो एक्शन होता है बहुत सेंसेशनल होता है काफ़ी। उसके बाद कंटिन्यूस एडवेंचरस होता है, ये ट्रेजेडी जो रहती है। उसके बाद थ्राइव्स ऑन थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, सस्पेंस एंड रेस्क्यू। थ्रिल होता है इसमें, एक्साइटमेंट होती है इसमें, सस्पेंस होता है इसमें, रेस्क्यू होती है इसमें। ऑफन डील्स विथ सीरियस सब्जेक्ट बट रिमेन्स सुपरफिशियल। सीरियस सब्जेक्ट से इसमें डील होता है लेकिन थोड़ा सुपरफिशियल रहता है, उतना भी रियलिटी में ग्राउंडेड नहीं रहता है मेलोड्रामा। जैसे कि आप जानते हैं मेलोड्रामा वो ओवर होता है इसमें ड्रामा। एग्जाम्पल हो गया एडवेंचर फिल्म्स जो आप देखते हैं, उसमें मेलोड्रामा का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद है रोमांटिक ट्रेजेडी, रोमांस एंडिंग अनहैप्पीली। हम ट्रेजेडी के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे रोमांटिक ट्रेजेडी लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी रोमांस होगा वो पूरा ना हुआ होगा, उसके बारे में बोला जा रहा है एंडिंग अनहैप्पीली और विद द डेथ ऑफ हीरो एंड हीरोइन, जैसे कि रोमियो जूलियट आप सभी को पता है। उसके बाद है हीरोइक ड्रामा, फोकसेस ऑन पोएटिक जस्टिस एंड स्वैशबकलिंग एडवेंचर्स, लेस फिलोसफिकल बट एडहेयर्स टू द रूल ऑफ पोएटिक जस्टिस। एग्जाम्पल है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। फिलोसफिकल नहीं होता इसमें, हीरोइक ड्रामा है, हीरो की लाइफ को इसमें बताया जाता है किन किन ट्रेजेडी से वो होके गुजरा है, बहुत सारे एडवेंचर्स से हमें दिखाया जाता है और ये काफ़ी पोएटिक होता है खुद में। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कॉमेडी। ठीक है, कॉमेडी आपको पता है हंसने वाली चीज़ें को दिखाया जाता है इसमें। सो कॉमेडी फोकसेस ऑन प्लेजर एंड अम्यूजमेंट, assuring the audience that no greater disaster will occur and often ends with a happy outcome for all। कॉमेडी में सब कुछ हैप्पी रहता है, लोगों के प्लेजर के लिए, अम्यूज़मेंट के लिए ये रहता है। ओके, ये जो टाइप का ड्रामा है। उसके बाद यहाँ बताया गया है 3 टेक्निक्स ऑफ कॉमेडी क्रिएट अ कॉमिक डिटैचमेंट। ठीक है, 3 तरीके के टेक्निक्स के बारे में बताया गया है, अलग अलग टेक्निक्स जो होती हैं कॉमेडीज़ में। सबसे पहला है डिरिजन, उसके बाद है इनकॉग्रिविटी, उसके बाद है तीसरा ऑटोमेटिज़म। ठीक है, तो ये क्या होता है? सबसे पहले डेरिजन जो होता है हम पढ़ते हैं यहाँ पे, डेरिजन टारगेट्स ह्यूमन फ्रेलिटीज़, नॉकिंग डाउन कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर सेल्फ बिल्ड पेडेस्टल्स थ्रू इंसल्ट्स एंड सरकाज़म। इस टाइप की जो कॉमेडी होती है डेरिजन में, वहाँ पे सेल्फ बिल्ड पेडेस्टल थ्रू इंसल्ट्स एंड सरकाज़म, मतलब जो भी इमेज रहता है कैरेक्टर का, उससे इंसल्ट और सरकाज़म से नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है इसमें। ठीक है, ह्यूमन फ्रैलिटीज़ को टारगेट किया जाता है इसमें। उसके बाद है इनकॉन्ग्रुइटी, इट प्रोवोक्स लाफ्टर थ्रू रिडिकुलस कॉन्ट्रास्ट इन सिचुएशन, कैरेक्टर और डायलॉग्स एज वेल एज मिसप्लेस वर्ड्स और स्टेटमेंट्स। मतलब इसमें बहुत रिडिकुलस टाइप की सिचुएशंस को बिल्ड किया जाता है कैरेक्टर के अराउंड, डायलॉग्स का यूज़ करके, मिसप्लेस वर्ड और स्टेटमेंट्स का यूज़ करके लाफ्टर प्रोवोक किया जाता है इसमें। उसके बाद है ऑटोमेटिज़म, पोर्ट्रेज पीपल एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, ऑफन विथ अनॉइंग हैबिट्स और मैनरिज्म। इस टाइप की कॉमेडी में मैनरिज्म अलग तरीके का होता है, अनॉय करने वाला होता है, जिससे कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अनॉय करता है और ये वो कॉमिक सिचुएशन बनती है उसकी। ठीक है, उसके बाद है कॉमेडीज़ यूज़ रिकॉग्नाइजेबल स्टीरियोटाइप्स एंड मेंटेन एन एस्थेटिक डिस्टेंस फ्रॉम रियलिटी, अलाउइंग अस टू लाफ एट कैरेक्टर्स ट्रबल्स विदाउट पिटी और फियर। यहाँ पे जैसे कि मैंने रेड कलर से जो हाईलाइट किया हुआ ना, वो सेंटेंस का मेन क्रक्स है। ठीक है, वो सेंटेंस को आप समझने के लिए वो आसानी हो गया अगर उस पर आप फोकस करेंगे तो। यहाँ पे जैसे कि कॉमेडीज़ यूज़ रिकॉग्नाइजेबल स्टीरियोटाइप का यूज़ होता है, मेंटेन एन एस्थेटिक डिस्टेंस फ्रॉम रियलिटी से काफ़ी हटके होता है कॉमेडी का सिचुएशन जो होता है, और एस्थेटिक डिस्टेंस होता है। अलाउइंग अस टू लाफ एट कैरेक्टर्स ट्रबल्स विदाउट पिटी और फियर, कैरेक्टर्स के ट्रबल्स पे हम हंस सकते हैं बिना किसी डर और मोह माया के। उसके बाद है कॉमेडी क्रिटिसाइजेस ह्यूमन लिमिटेशंस, हिपोक्रेसी एंड फूलिशनेस व्हाइल व्यूइंग ह्यूमन बींग्स एज सर्वाइवर्स। क्रिटिसाइज़ करता है कॉमेडी ह्यूमन के लिमिटेशंस को, हिपोक्रेसी को और उनकी बेवकूफ़ियों को। थ्रू कॉमेडी वी कैन लाफ एट आवर शॉर्टकमिंग्स एंड लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स। कॉमेडी से क्या होता है कि हम सीख सकते हैं आसानी से, हंसते बोलते सीख सकते हैं, ना कि ज़्यादा किसी दुख या गम के सहारे। एरिस्टोटल डिफाइंस 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन कॉमेडी, द ब्रागरेट अलाजोन हु प्रिटेंड्स टू बी मोर देन ही इज़ एंड द आयरनिस्ट।
iron who seems to be less than he is. एरिस्टोटल डिफ़ाइन करते हैं जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को अपनी कॉमेडी में. एक जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रिटेंड करता है कि वो है खुद को, उससे कॉमिक सिचुएशन बनती है. और एक जो है वो ज़रूरत से कम पोर्ट्रे करता है खुद को या दिखता है वहाँ पे, हु सीम्स टू बी लेस दैन ही इज़. एक है ब्रागर्ट हु प्रिटेंड्स टू बी मोर देन ही इज़ एंड दूसरा है आयरनिस्ट हु सीम्स टू बी लेस देन ही इज़. उसके बाद है लास्ट लाइन यहाँ पे, कॉमेडी ऑफन फीचर्स प्लॉट्स विद क्राफ्टी स्कीमर्स एंड पैरासाइट्स ट्रिकिंग अदर्स एज सीन इन वर्क्स लाइक जॉनसन्स, वॉलपोन एंड द कंट्री वाइफ. प्लॉट जो होती है कॉमेडी की उसमें स्कीमर्स वगैरह का शोकेस होता है, जो मतलब दिमाग से ज़्यादा चालू होते हैं, चालू होने की कोशिश वगैरह करते रहते हैं. क्राफ्ट किया जाता है उन कैरेक्टर्स को इसमें. पैरासाइट्स ट्रिकिंग अदर्स, ट्रिकरी जो करते हैं एक दूसरे के साथ, उस टाइप के कैरेक्टर्स को भी शोकेस किया जाता है प्लॉट में इस कॉमेडी में. एग्जांपल हो गया द कंट्री वाइफ और वॉलपोन. सो अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कॉमेडी. इसमें किन किन टाइप्स की कॉमेडी होती है वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहला है फार्स. डिज़ाइन टू प्रोवोक हार्टी लाफ्टर थ्रू एग्जैजरेटेड कैरेक्टर्स, ल्यूडिक्रस सिचुएशंस, सेक्सुअल मिक्सअप्स, वर्बल ह्यूमर एंड फिजिकल बसल. ठीक है, तो ये जो फार्स जो कॉमेडी है एक तरीके की, इसमें हार्टी लाफ्टर प्रोवोक करने का डिज़ाइन किया जाता है. ये कैरेक्टर्स को काफ़ी एग्जैजरेट कर देता है, ज़रूरत से ज़्यादा मतलब उनके इमोशंस को वहाँ शो करता है बड़े अजीबो गरीब तरीके में. और सेक्सुअल मिक्सअप कर देता है, लड़के को लड़की का रूप दे देता है, लड़की को लड़का बना देता है थ्रू कैरेक्टराइजेशन. वर्बल ह्यूमर होता है इसमें. उसके बाद फिज़िकल बसल होती है इसमें, दौड़ भाग करके कॉमेडी को शोकेस करना. उसके बाद है एम्फेसाइजेस बॉडीली अर्जेस एंड कैरेक्टर्स ड्रिवन बाय रेकलेस डेस्परेशन. ओके, सो अलग अलग तरीके की बॉडीली अर्जेस को शोकेस करता है इसमें, और कैरेक्टर्स इसमें ड्रिवन होते हैं एक अजीबोगरीब डेस्परेशन से. ठीक है, रेकलेस डेस्परेशन से. प्लॉट कॉम्प्लिकेशंस, मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ एंड मिसकम्युनिकेशन प्ले अ रोल. मतलब प्लॉट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इस तरीके कॉमेडी में. आइडेंटिटी कौन कौन है उसे, जैसे कि किसने किसका खून किया, उस तरीके की सिचुएशन को उठा के ये कॉमेडी में डाल देंगे. मिसकम्युनिकेशन प्ले अ रोल, जैसा कि आप समझ रहे हैं. इफेक्टिव इन परफॉर्मेंस विद फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी जेस्चर्स. फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी जेस्चर्स का काफ़ी यूज़ होता है इसमें ह्यूमर को ऐड करने में. कमेडियंस लाइक चार्ली चैपलिन एंड कीटन मास्टर्ड फार्स. आप देख सकते हैं ऊपर पिक्चर भी है चार्ली चैपलिन और कीटन की, जो कि कॉमेडी के दुनिया के किंग माने जाते हैं दोनों. उसके बाद है कॉमेडिया डेल आर्टे, अ फॉर्म ऑफ कॉमिक ड्रामा डेवलप्ड इन मिड 16th century, relied on improvisation and stock characters, influencing various comedy writers. ये एक तरह की कॉमिक ड्रामा थी जो मिड 16th century में डेवलप हुई, जो कि रिलाई करती थी इम्प्रोवाइजेशन और स्टॉक कैरेक्टर्स पर. ओके, इसका नाम है कॉमेडिया डेल आर्टे. उसके बाद है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ हाई कॉमेडी दैट सैटिराइजेस द कस्टम्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी. ये हाई कॉमेडी होती है, ठीक है, जो सटायर का यूज़ करती है सोसाइटी को शोकेस करने के लिए. उसके बाद है यूजेस वर्बल विट, सरकाज़म एंड चार्म टू डिपिक्ट कैरेक्टर्स एंड रिवील देयर प्रीटेंशंस. कैरेक्टर्स के प्रीटेंशंस को इसमें रिवील करती है वर्बल विट से, सरकाज़म से, और चार्म शोकेस करती है. सेलिब्रेट्स एंड क्रिटिसाइजेस सोसाइटी, क्रिटिसाइज़ करती है जैसे कि मैंने बताया. एग्जिबिटिंग अ कॉमिक विजन विथ होप एंड डिस्करेजमेंट अबाउट द ह्यूमन कंडीशन. ठीक है, कॉमिक विजन शोकेस करती है होप और डिस्करेजमेंट के साथ ह्यूमन कंडीशन के बारे में. ओरिजिनेटेड इन द न्यू कॉमेडी ऑफ ग्रीक प्ले राइट मेनेंडर. हमने पढ़ा था यूनिट 1 में शायद मेनेंडर के बारे में. शेक्सपियर, लव, लेबर लॉस्ट, एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं, एंड मच अडो अबाउट नथिंग आर एग्जाम्पल्स. रिस्टोरेशन कॉमेडी एंड फ्रेंच राइटर मोलियर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स डेवलपमेंट. कॉमेडी ऑफ मैनर जो है, इट ऑल्सो फोकसेस ऑन द बिहेवियर एंड अफेक्शंस ऑफ अ रिफाइंड एंड सेल्फ कॉन्शियस सोशल ग्रुप. एक किसी भी तरीके के सोशल ग्रुप के बिहेवियर और अफेक्शंस को ये फोकस करती है उस चीज़ पे. रिवॉल्व्स अराउंड इंटेलेक्चुअल रिफाइनमेंट, एपिग्रामेटिक विट एंड कल्चरल वीनर. ठीक है, इंटेलेक्चुअल रिफाइनमेंट, एपिग्रामेटिक विट
एंड कल्चरल वीनर। सो इंटेलेक्चुअल रिफाइनमेंट के अराउंड ये रिवॉल्व करती है, इंटेलेक्ट को रिफ़ाइन करने का काम करती है। एपिग्रामेटिक विट, बहुत अच्छी तरीके की विट के अराउंड रिवॉल्व करती है। एंड कल्चरल वीनर, ठीक है। सो अगला है सेंटिमेंटल कॉमेडी, डेवलप्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द परसीव्ड इमोरैलिटी एंड इंडिसेंसी ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स के रिएक्शन में इसकी डेवलपमेंट हो गई थी। रिप्रेजेंट्स 18th सेंचुरी मिडिल क्लास लाइफ को शो करती है 18th सेंचुरी से। वर्क्स लाइक गोल्डस्मिथ्स, एग्जाम्पल देख रहे हैं हम यहाँ पे, शी स्टूप्स टू कॉन्कर, द राइवल्स, अ स्कूल फॉर स्कैंडल, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये सब एग्जाम्पल्स है सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ का। इसमें सेंटिमेंट्स का यूज़ होता है इस तरीके की कॉमेडी में, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा। सेकेंड आफ्टर दैट इज़ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, डेवलप्ड बाय बेन जॉनसन बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर्स थ्योरी हमने पढ़ी थी। बेन जॉनसन ने इसकी डेवलपमेंट की है। ह्यूमर का यूज़ होता है यहाँ पे बेसिकली। एग्जामिन्स द डार्क साइड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड यूजेस लाफ्टर एज अ सैटिरिक वेपन। सो ह्यूमैनिटी के डार्क साइड को यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है और सटायरिक वेपन, लाफ्टर को एज अ सटायरिक वेपन यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है वॉलपोन, ओके, एक्सपोजिंग फॉल्स प्रेमिसेस, एक्सपोज किया जाता है इसमें फॉल्स प्रेमिसेस को वॉलपोन में। उसके बाद है टेंडेंसी कॉमेडी, ठीक है, इन्वॉल्व्स लाफिंग एट अ पर्सन विथ कंटेम्प्ट एंड मलिस, नॉट जस्ट बिकॉज दे आर रिडिकुलस, ओके। मतलब एक अलग तरीके से नीचा दिखाने के लिए हम एक पर्सन पे हंसते हैं इस तरीके की कॉमेडी में, मतलब जो भी कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत फ़नी है, नहीं, उसकी सिचुएशंस पे इसमें हंसा जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है इस तरीके टेंडेंसी कॉमेडी में। उसके बाद है फेस्टिव कॉमेडीज़, ओके, एम्फेसाइज सेलिब्रेशन, रिन्यूअल एंड रीजनरेशन। सेलिब्रेशन को दिखाता है इसमें, फेस्टिव है तो फेस्टिवल वगैरह के बारे में इसमें थोड़ा शोकेस होता है। एग्जाम्पल होगी 12th नाइट बाय शेक्सपियर, ओके, 12th नाइट बाय शेक्सपियर रिप्रेजेंट्स लव फाउंड, लॉस्ट एंड रीगेन। 12th नाइट में दिखाया जाता है प्यार, खोया प्यार, उसे पाया गया फिर से, विद अ ट्रेडिशनल वेडिंग एट द एंड सिम्बलाइजिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। जैसे कि फेस्टिव कॉमेडी है तो इसमें किस तरीके के फेस्टिवल को दिखाया गया है, वेडिंग को, ट्रेडिशनल वेडिंग को एट द एंड, सिम्बलाइजिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, ओके। देन है कैटेगराइज्ड एट रोमांटिक कॉमेडी, फीचरिंग लव अफेयर्स विद प्रॉब्लम्स और डिस्गाइजेस दैट एंड इन अ हैप्पी यूनियन, ठीक है। इसमें लव अफेयर को भी दिखाया जाता है, रोमांटिक कॉमेडी भी होती है फेस्टिव कॉमेडी के अंदर, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम्स दिखाए जाते हैं किसी भी लव अफेयर का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक हैप्पी यूनियन में हो जाती है, जो भी है अफेयर होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। एग्जाम्पल हो गई एज यू लाइक इट एंड अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, शेक्सपियर की है ये दोनों फेस्टिव कॉमेडीज़, ओके। सो अगला टॉपिक है ट्रेजी कॉमेडी, ओके। सो इसमें ट्रेजिडी प्लस कॉमेडी दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। ट्रेजी कॉमेडी कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी इन अ सिंगल प्ले। एक ही प्ले में ट्रेजिडी के भी एलिमेंट्स होते हैं और कॉमेडी के भी एलिमेंट्स होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है दोनों मिक्स हैं। प्लेज इन दिस जॉनर इंटरमिंगल स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स, सब्जेक्ट मैटर एंड प्लॉट्स फ्रॉम बोथ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। इस जॉनर में जो प्लेज होते हैं वो कैरेक्टर्स को इंटरमिंगल कर देते हैं, सब्जेक्ट मैटर्स को कर देते हैं और दोनों ट्रेजिडी और कॉमेडी के प्लॉट्स को भी कर देते हैं। द प्लॉट इन्वॉल्व्स अ सीरियस क्रिटिक विथ मोमेंट्स ऑफ लोब्रो फार्स एंड स्लैपस्टिक ह्यूमर। इसमें जो प्लॉट होता है ना उसमें सीरियस क्रिटिक होता है, उसमें मोमेंट्स ऑफ लोब्रो फार्स होता है। फार्स अभी हमने पढ़ा, एक टाइप की जो कॉमेडी होती है, वर्बल बिट ह्यूमर का यूज़ होता है जिसमें। लोब्रो का यहाँ मतलब है कि कल्चर्ड नहीं होता है वो, ठीक है, मतलब अनसिविलाइज्ड काइंड ऑफ वे में, एंड स्लैपस्टिक ह्यूमर होता है। एग्जाम्पल हो गया इसका द फेथफुल शेफर्ड्स, फिर शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस, देन है द विंटर्स टेल। देन अगेन ट्रेजी कॉमेडी प्रेजेंट्स बोथ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी साइमल्टेनियसली, ठीक है, मतलब साथ साथ में, ठीक है, विथ वन अराइजिंग फ्रॉम द अदर रादर दैन फॉलोइंग ए लीनियर प्रोग्रेशन। सिचुएशन ऐसी हो जाती है इसमें कि ट्रेजिडी से कॉमेडी निकल रहा है, कॉमेडी से फिर ट्रेजिडी हो रही है, एक साथ हो रहा है सब कुछ। देन अगेन फ्रेडरिक
Dürrenmatt, a 20th century dramatist, saw tragicomedy as a reflection of the modern world, okay, where the tragic is depicted as comic. फेडरिक ड्यूरेनमैट थे 20th सेंचुरी ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने ट्रेजिडी कॉमेडी को मॉडर्न वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन मतलब के तरीके पे देखा, वेयर द ट्रेजिक इज़ डिपिक्टेड एज कॉमिक, जहाँ पे जो ट्रेजिडी की बातें हैं वो कॉमेडी के तरह से शो की जा रही हैं, ठीक है, ये ऐसा उन्हें लगा, ठीक है। इन दिस व्यू मैन इज़ लाइक अ सर्कस क्लाउन विद अ सैड फेस, ठीक है, engaging in actions that appear comical but carry a sense of ultimate meaningless and tragic despair। मतलब ये जो उन्होंने देखा इस तरीके से, उन्होंने ऐसा देखा कि जो एक इंसान है वो सर्कस क्लाउन है, ठीक है, एक मतलब सैड फेस के साथ जो दूसरों को हंसा रहा है, दूसरों को हंसी आ रही है उसे देख के, लेकिन उसका चेहरा उदास है, ठीक है, जो इंगेज कर रहा है एक्शंस में, जो कि कॉमिकल दिख तो रहा है। से जोकर की जो कहानी है जो सर्कस में होता है वो कॉमिकल दिखता तो है, लेकिन उसके पीछे छुपी होती है एक दर्द भरी कहानी, समझे, वही कहना चाह रहा है इस लाइन में। अगला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री प्लेज, ठीक है। तो अब हम 2 से 3 टाइप के प्लेस के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर नहीं अलग अलग प्लेस हैं। सबसे पहला इसमें हिस्ट्री प्लेस है। तो जैसा कि आप नाम से आपको पता चल रहा हो कि इन तरीके के प्लेस में हिस्ट्री के बारे में शोकेस किया जाता है। सो क्रॉनिकल plays were dramatic works based on historical materials found in the English chronicles by Raphael Holinshed and others. So English chronicles पे based होते थे, जो मिलते थे उसमें dramatic works based on historical materials. Then again this plays gained popularity in 16th century, ठीक है, 16th century में popularity हुई history plays की. These early chronicle plays presented a loosely connected series of historical events. हिस्टोरिकल इवेंट्स से लूजली कनेक्टेड सीरीज़ प्रेजेंट की जाती थी इन प्लेज में, ऑफन फीचरिंग स्टेज बैटल्स फॉर ड्रामेटिक इफ़ेक्ट। बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें हैं, जैसे कि जूलियस सीजर, रिचर्ड II, एडवर्ड I, हेनरी V वे पॉपुलर ड्यूरिंग द एलिजाबेथियन एरा। और एग्जांपल्स हैं आर्थर मिलर की द क्रूसिबल, देन अगेन रॉबर्ट बोल्स की अ मैन फॉर ऑल सीजन्स, ठीक है। History plays require dealing with various situations, ambiguities and apparent irrelevancies due to their focus on historical events. हिस्ट्री के बारे में शोकेस किया जाता था इन प्लेज में, जो कि डील करते थे बहुत सारे सिचुएशन से, बहुत सारे इररिलेवेंट जो कि इंसिडेंट्स हुए उनसे करते थे, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे फोकस करते थे। द फ्यूजन ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स, द आउटर एक्सटर्नल इवेंट्स जो कि बाहरी दुनिया में चल रहा होता है, एंड इंटरनल कैरेक्टर डेवलपमेंट, द इनर जो कि कैरेक्टर के अंदर चल रहा होता है, कैरेक्टर की एक अलग पैरेलल स्टोरी चल रही होती है हर एक प्लॉट में। ये केवल हिस्ट्री प्लेज में ही नहीं, आप देखेंगे किसी भी चीज़ में अगर कैरेक्टराइजेशन अच्छे तरीके से की गई है तो एक बाहरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है और एक कैरेक्टर के अंदर जो चल रहा है वो दोनों चीज़ें अलग होती हैं, जो कि क्रिएट करती हैं, क्रिएट्स ड्रामेटिक इम्पैक्ट इन हिस्ट्री प्लेज। हिस्ट्री प्लेज में स्पेसिफिकली एक ड्रामेटिक इम्पैक्ट क्रिएट करता था ये, एम्फेसाइजिंग द क्लोज इंटरडिपेंडेंस ऑफ एक्शन एंड कैरेक्टर। कैरेक्टर यहाँ पे जो कैरेक्टर का है और एक्शन जो यहाँ पे हो रहा है, कैरेक्टर जो कर रहा है, क्लोज इंटरडिपेंडेंस, ये फ्यूजन जो है एक्सटर्नल इवेंट्स और इंटरनल कैरेक्टर डेवलपमेंट का शोकेस करती थी। सो अगला टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम प्लेज। So problem plays focus on contemporary issues by presenting protagonists who confront a specific problem. So problem plays में एक जो protagonist होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, वो किसी specific problem को contemporary issues पे उठा के उसे play करता है उसमें, ठीक है। The genre was popularized by Norwegian playwright Henrik Ibsen. Henrik Ibsen जो एक Norwegian playwright थे, उन्होंने popular किया था इस genre को। The dramatist proposed a solution to the problem that challenges prevailing opinions. जो ड्रामेटिस्ट हैं वो इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन देते हैं इस प्ले के अंदर में, जो कि ओपिनियंस को चैलेंज भी करता है। एग्जांपल्स इसके हो गए मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एंड देन एब्सन किया डॉल्स हाउस एंड शॉज मिस वॉरेंस प्रोफेशन। These plays explore issues such as morality, capital punishment, women's dignity, capitalistic society, and racial and ethnic concerns.
इस प्ले में बहुत सारे इश्यूज़ एक्सप्लोर किए जाते हैं, सच एज़ मोरालिटी, कैपिटल पनिशमेंट, वुमेन्स डिग्निटी वगैरह, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, रेशियल एंड इथनिक कंसर्न्स. Social issues are integrated into the plot or debated among the characters. Social issues जो होते हैं वो प्लॉट में इंटीग्रेटेड होते हैं या फिर कैरेक्टर एक दूसरे से डिबेट कर रहे होते हैं उन चीज़ों पे. बट अ डेफिनेटिव सॉल्यूशन मे नॉट ऑलवेज बी रीच, लिविंग द प्रॉब्लम अनसॉल्व. हर बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता, कभी कभार वो अनरिजॉल्व भी रह जाता है प्रॉब्लम प्लेज में. प्रॉब्लम प्लेज एम टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ सोशल इश्यूज़ एंड स्टिमुलेट ऑडियंस रिफ्लेक्शन. सोशल इश्यूज़ का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्रॉब्लम प्लेज एम करता है और ऑडियंस के रिफ्लेक्शन को दर्शाता है. अगला टॉपिक है पोएटिक ड्रामा. ओके, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये जो ड्रामा है ये काफ़ी पोएटिक होती है, पोएटिक वे में इसे प्ले किया जाता है. सो पोएटिक ड्रामा फीचर्स डायलॉग रिटन इन वर्स, टिपिकली ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश. वर्स में लिखा जाता है डायलॉग्स को, ना कि सिंपल कॉन्वर्सेशनल डायलॉग्स में. ठीक है. T.S. Eliot and Christopher Fry are associated with this genre. Eliot's plays such as Murder in, example है ये, Murder in the Cathedral, The Family Reunion and The Cocktail Party, okay, emphasize vigorous and bold use of verse, including empathetic melody, alliteration and arresting imagery. Empathetic melody होती है Eliot's के प्ले में, alliteration अलंकार का प्रयोग होता है, and arresting imagery. ठीक है. The dialogue in poetic drama is crafted in a way that the audience is not consciously aware that they are listening to the verse. डायलॉग जो होता है वो इस तरह से क्राफ्ट किया जाता है कि ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि वो वर्स को सुन रहा है, उन्हें लगता है कि वो बस उस ड्रामे का हिस्सा है. ठीक है. द ड्रामा फ्लोज थ्रू मूविंग वर्ड्स एंड म्यूज़िकल मेलोडीज़. म्यूज़िकल मेलोडीज़ का यूज़ होता है. कोरसेस इन पोएटिक ड्रामा फॉर्मल एंड फ्लूइड, एनहांसिंग द ओवरऑल पोएटिक इफेक्ट. कोरस जो परफॉर्म करते हैं पोएटिक ड्रामा को वो फॉर्मल होते हैं, काफ़ी ओवरऑल पोएटिक इफेक्ट को इन्हेंस करते हैं. स्पेनिश राइटर लॉर्का इफेक्टिवली यूज़ पोएटिक ओवरटोन्स इन हिज प्ले. स्पेनिश राइटर एक लॉर्का हैं जो कि पोएटिक ओवरटोन्स का यूज़ करते हैं अपने प्लेज में. एग्जांपल है इनकी द हाउस ऑफ बर्नार्डा अल्बा. ठीक है. विच कंबाइंस रियलिस्टिक एक्सपोजिशन विद अ थिएट्रिकल डिस्प्ले ऑफ लोकल कलर्स. रियलिस्टिक एक्सपोजिशन का यहाँ पे लोकल कलर्स थिएटर में डिस्प्ले किया जाता है द हाउस ऑफ बर्नार्डा अल्बा में. क्रिएटिंग अ नेशनलिस्टिक प्रोज पोएट्री. नेशनलिस्टिक पोएट्री को यहाँ पे बनाया जाता है इस प्ले में. लिरिक्स एंड बैलेट्स आर ड्रामेटाइज इन अ यूनिक एंड स्टाइलाइज्ड मैनर. ओके. डायलॉग्स इन पोएटिक ड्रामा ऑफन टेक द फॉर्म ऑफ फॉर्मल पोएट्री. जो डायलॉग्स होते हैं वो पोएट्री के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया. इसमें एग्जाम्पल हो गया ब्लड वेडिंग, यर्मा, which present rare dramatic presentation of this kind. Okay. अगला टॉपिक है हमारा एपिक थिएटर. ठीक है. द टर्म एपिक थिएटर was first associated with Bertolt Brecht in Germany in 1920s. Epic theater cuts across traditional divisions and emphasizes objective storytelling. So it cuts across traditional division. ठीक है. जो ट्रेडिशनल वे है थिएटर का उसको ये कट करता है, उससे परे जाता है ये एपिक थिएटर. और ऑब्जेक्टिव स्टोरी टेलिंग मतलब प्रोवाइड करता है जिसकी कोई ऑब्जेक्टिव हो किसी स्टोरी टेलिंग की, जो पर्पस होता है. बर्स्ट रिजेक्टेड कन्वेंशनल थिएटर विच ही बिलीव्ड ओनली डिलाइटेड द सेंसेस विदाउट एंगेजिंग द माइंड. बर्स्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कन्वेंशनल थिएटर को रिजेक्ट किया. उनका मानना था कि जिन चीज़ों में ऑडियंस का माइंड इंगेज ना हो उससे उतना डिलाइट नहीं मिलेगा उन्हें. Burst sought a theatre that would be both entertaining and instructive, aiming to change the world. उनका मानना ये था कि थिएटर का एक पर्पस होना चाहिए जो कि बहुत एंटरटेनिंग भी होने चाहिए और इंस्ट्रक्टिव भी होनी चाहिए, जो दुनिया को बदल सके, उस तरीके का थिएटर होना चाहिए. Contrasting dramatic theatre with epic theatre, Burst highlighted the following differences. Contrasting dramatic theatre with epic theatre, Burst highlighted the following differences. डिफरेंस बताया उन्होंने ड्रामेटिक और एपिक थिएटर के बीच में. ड्रामेटिक थिएटर enacts plots, involves the audience, stimulates emotions. Okay. Epic theatre present narratives, turns the audience into observer, prompts critical thinking and action. Epic theatre में क्या होता है कि थोड़ा ऑडियंस का माइंड ज़्यादा इंगेज होता है, वो ज़्यादा क्रिटिकल वे में सोच पाते हैं उस प्ले के बारे में. ओके. Then epic theatre tells stories in a way that invites the audience to consider the events and make their own assessment.
एपिक थिएटर में क्या होता है कि वो ऑडियंस जो है ना वो इवेंट्स को कंसिडर करते हैं और ख़ुद की राय बनाते हैं उन इवेंट्स के बारे में. Adjustments were made to the form of play, with epic theatre employing montage, curves and jumps to keep the audience altered and engaged. epic theatre में क्या होता है कि टाइमलाइन जंप होता है, ठीक है, मोन्टाज होता है, किसी भी कैरेक्टर का एक मोनोलॉग होता है बड़ा सा जिसमें वो अपने बारे में बताता है, कर्व्स होता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं स्टोरी में ऑडियंस को अलर्ट रखने के लिए, एंगेज रखने के लिए. बर्स्ट कंसिडर्ड हिज प्लेज एज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने अपने प्लेस को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की तरह ट्रीट किया. With the aim of promoting challenge and change fixed notions of human race. With the aim of promoting change and challenging fixed notion of human nature. वो चैलेंज कर रहे थे बेसिकली ह्यूमन नेचर को चैलेंज करने के लिए और एक चेंज को लाने के लिए. मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एपिक प्ले बाय ब्रश. मदर करेज एंड चिल्ड्रन ये एग्जाम्पल है. Epic theatre uses devices like a detached narrator and alienation effects to subvert audience sympathy and encourage criticism of social condition. Epic theatre devices का यूज़ करते हैं such as detached narrator and alienation effects to subvert audience sympathy. ऑडियंस की सिंपैथी को गेन करने के लिए and encourage criticism of social condition. criticism को भी encourage करते हैं वो. Minimal scenery and properties are used with a bare grey stage and bright white light. Okay. Minimal scenery का यूज़ होता है such as grey stage का यूज़ होता है and bright white light का यूज़ होता है epic theatre में. अगला टॉपिक है हमारा थिएटर ऑफ द एब्सर्ड. ठीक है, तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ड्रामा दैट पोर्ट्रेज द यूनिवर्स एज पर्पसलेस एंड ह्यूमन लाइफ एज फ्यूटाइल एंड मीनिंगलेस. सो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो है वो एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है ऐसे तरीके के ड्रामा में जहाँ पे यूनिवर्स को पर्पसलेस दिखाया जाता है और ह्यूमन लाइफ को मीनिंगलेस दिखाया जाता है. ठीक है, ह्यूमन लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है, कैरेक्टर्स का मतलब कोई एम नहीं है, डायरेक्शनलेस है वो लाइफ में. इट रिफ्लेक्ट्स द एब्सर्ड predicament of human existence, portraying characters as isolated and disconnected from others. जैसे कि मैंने बताया कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करता है आइसोलेटेड और डिस्कनेक्टेड, सभी से, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं रहता उन्हें इस चीज़ में. देयर इज़ अ लैक ऑफ कन्वेंशनल प्लॉट. किसी भी तरीके का कन्वेंशनल प्लॉट नहीं होता है. डायलॉग एंड कैरेक्टर मोटिवेशन. कैरेक्टर कोई मोटिवेशन नहीं होता है इन प्ले में. एम्फेसाइजिंग द फॉर्मलेसनेस एंड अपेरेंट इरेशनैलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. फॉर्मलेसनेस, एम्फेसाइजिंग द फॉर्मलेसनेस. किसी भी तरीके का कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, वो बताया जाता है इसमें. प्रोमिनेंट प्ले राइट्स एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ एब्सर्ड इंक्लूड. जो प्ले राइट्स इससे जुड़े हुए हैं, बेकेट, यूनेस्को, पाइंटर, एल्बी एंड एडमोव. ओके, ये नाम है उनके प्ले राइट्स के. नेक्स्ट लाइन इज द टर्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ शेयर्ड फिलोसफिकल एंड आर्टिस्टिक प्रेमिसेस क्वेश्चनिंग द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ. एक कॉम्प्लेक्स तरीके का पैटर्न शोकेस करता है फिलोसफिकल वे में जो कि लाइफ के मीनिंग और ह्यूमन के पर्पस को क्वेश्चन करता है. ठीक है, कॉन्वर्सेशन इन द प्लेज आर ऑफन एब्सर्ड एंड नॉनसेंसिकल. ओके, कॉन्वर्सेशन जो होते हैं वो एब्सर्ड होते हैं, किसी भी तरीके का सेंस नहीं बनाते हैं उतना. रिफ्लेक्टिंग द फिलोसफिकल प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ द टाइम. फिलोसफी ज़्यादा इसमें होती है. थिएटर ऑफ द एब्सर्ड शेयर्स कॉमनैलिटीज़ विद एसेंशियल फिलोसफी, particularly with the works of Heidegger, Sartre and Camus. Okay, it challenges the certainties of religious and political orthodoxies and aims to provoke laughter and a sense of liberation rather than despair. Okay, religious और political orthodox जो होता है उसको challenge करता है ये, और laughter ये aim करता है ताकि laughter का भी इसमें कोई यूज़ है, sense of liberation rather than despair. Liberation की ये feeling आए इससे rather than the feeling of despair. Martin Esslin is a notable writer and scholar who has extensively explored and analyzed the theatre of the absurd. Martin Esslin एक notable writer है और scholar है जिन्होंने extensively explore और analyze किया है theatre of the absurd को. Okay. So next topic is classical Sanskrit theatre. Okay. Kalidasa, a prominent figure in Sanskrit classical theatre. इंडियन क्लासिकल ड्रामा प्रेडेट्स द गुप्ता पीरियड. गुप्ता पीरियड में ये पॉपुलर होना चालू हुआ था. कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयर्ड वर्क्स दैट एक्सप्लोर कन्फ्लिक्टिंग फिलोसफीज ऑफ लाइफ एंड आर्ट. लाइफ की फ़िलासफ़ीज़ और आर्ट की फ़िलासफ़ीज़ को एक्सप्लोर करता है इसमें. द अर्लिएस्ट सर्वाइविंग वर्क्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लेज बाय बुद्धिस्ट पोएट अश्वघोष. अश्वघोष के जो फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लेज हैं वो अर्लिएस्ट सर्वाइविंग वर्क्स हैं. Drama emerged as a sophisticated form of public literature, okay, during the Gupta period, with notable works including Sudakra, satiric romance, Matsya Kattika,
and Vishakha Datta political drama, Mudra Raksha. Okay. The Natya Shastra, text on dramatic theory, was likely compiled during the Gupta period. Gupta period के टाइम पे नाट्य शास्त्र compile हुई थी. Bharat's dramatic theory, similar to Aristotle, emphasizes the emotional and ethical instruction provided by theatre. भारत की जो ड्रामेटिक थ्योरी है वो एरिस्टोटल से सिमिलर है, जो कि एम्फेसाइज करती है इमोशनल और एथिकल इंस्ट्रक्शन थिएटर जो प्रोवाइड करता है उसको. इंडियन हीरोइक रोमांसेस एंड ग्रीक ट्रेजेडी वेयर कंसीव्ड एंड परफॉर्म टू प्रोवाइड प्लेजर एंड इनसाइट टू द ऑडियंस. ठीक है, उसके बाद है Sanskrit dramas aim to re-establish emotional harmony in the audience by exploring deeper relations within apparent conflicts of existence, leading to intense aesthetic experience known as rasa. Okay, so Sanskrit drama जो है वो emotional harmony को re-establish करता है audience में, deeper relations और conflicts को explore करता है, और ये lead करता है intense aesthetic experience जिसको हम हिंदी में रस कहते हैं. ठीक है. Ras refers to flavor of essence distilled by the poet or dramatist from a given emotional situation for aesthetic appreciation. रस क्या होता है? ठीक है, वो फ्लेवर होता है, एसेंस होता है, जो कि पोएट या ड्रामेटिस्ट अपने इमोशनल सिचुएशंस के ज़रिए एस्थेटिक वे में प्रेजेंट करते हैं लोगों को. देयर आर 8 रसा, ईच विद अ डोमिनेंट इमोशन. 8 तरीके के रस होते हैं, हर का एक अलग अलग इमोशन होता है. ठीक है. द 9 परमानेंट इमोशंस आर इंक्लूड रोमांस, कॉमेडी, melancholy, anger, zeal, fear, anxiety, surprise and tranquility. Okay. Anubhav represents the outward manifestation of internal feelings through the eyes, face, gestures, etc. अनुभव simply experience को दिखाने का तरीका, outward manifestation of internal feelings. Okay, अंदर की feelings को दिखाने का तरीका. ठीक है, through the eyes, face, gestures, etc. Drama represents the emotional states of threefold universe and encompasses themes of duty, play, desire, material gain, peace, mirth, war and death. ड्रामा जो है वो इमोशनल स्टेट थ्रीफोल्ड यूनिवर्स का जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और थीम सच एज ड्यूटी, प्ले, डिज़ायर, मटेरियल गेन, पीस, मर्थ, वॉर और डेथ को एनकम्पस करता है या शोकेस करता है. ड्रामा वाज पेट्रनाइज्ड बाय रॉयल्टी. ओके, रॉयल लोग जो होते थे वो इसे पेट्रोनाइज करते थे. एंड एसोसिएटेड विथ मेजर कोर्ट्स वगैरह में इसका प्रदर्शन होता था. विथ परमानेंट ट्रूप्स ऑफ एक्टर्स एंड डेडिकेटेड थिएटर स्पेसेस इन रॉयल प्लेसेस. ठीक है, एक्टर्स होते थे, थिएटर स्पेसेस होते थे रॉयल पैलेसेस में. द वर्ल्ड ऑफ द प्ले इज़ क्रिएटेड थ्रू इनैक्टमेंट, जेस्चर्स, वर्बल डिलीवरी, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, एक्सप्रेशन ऑफ भाव एंड रस. ओके, सो जेस्चर्स होते हैं, वर्बल डिलीवरी होती है, डायलॉग्स वगैरह होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होती है, मेकअप होता है, एक्सप्रेशन होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट है भारत एनालाइज एक्टिंग इनटू 4 कंपोनेंट्स. 4 कंपोनेंट्स में भारत ने एनालाइज किया एक्टिंग को. सबसे पहला बॉडी, सेकंड स्पीच, तीसरा एसेसरीज एंड चौथा साइंस ऑफ इमोशंस. ओके. जेस्चर्स इन इंडियन थिएटर आर ग्रेसफुल एंड स्पॉन्टेनियस. इंडियन थिएटर में जो जेस्चर्स होते हैं वो ग्रेसफुल होते हैं और स्पॉन्टेनियस होते हैं. कन्वेइंग विविड पिक्चर्स एंड इमोशंस. ओके, इमोशंस को शोकेस करते हैं वो. एक्टिंग इज़ कंसिडर्ड अ डिसिप्लिन. योगा माना जाता है क्लासिकल संस्कृत थिएटर में एक्टिंग को. रिक्वायरिंग ट्रेनिंग टू अचीव परफेक्ट एक्टिंग, अभिनय जिसे हिंदी में कहते हैं. एंड प्रोड्यूस एस्थेटिक एक्सपीरियंस, रसा. जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस है जो अभिनय से आता है उसे रस कहते हैं. ठीक है. नेचर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल रिप्रेजेंटिंग क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ. ठीक है, रिप्रेजेंटिंग क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ, जो कि नेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. इंडियन ड्रामा बिगिंस विथ इन्वोकेशन, प्रोलॉग एंड कोरस एंट्री. ठीक है, 3 सब पार्ट होते हैं इंडियन ड्रामा में. एक्ट्स एंड सीन्स आर वेल डिटरमाइंड, फिल्ड विथ एस्थेटिक एक्सपीरियंस. ठीक है. कैरेक्टर्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बेस्ड ऑन देयर स्टेटस. ठीक है, अलग अलग तरीके के लैंग्वेज बोलते हैं, उनका जो स्टेटस होता है कैरेक्टर्स का. प्लॉट ड्रॉज फ्रॉम रियल लाइफ से ड्रॉ होता है प्लॉट. विथ किंग्स और ब्राह्मण्स एज हीरो, मतलब अपर कास्ट के जो होते हैं कैरेक्टर्स वो हीरोज़ होते हैं. एंड नोबल मेडन्स और कॉट्सियंस एज हीरोइंस. ओके, ठीक है. हीरो हीरोइन कौन होते हैं यहाँ पे बता दिया गया है. ब्राह्मण्स और किंग्स जो होते हैं वो हीरोज़ होते हैं, और नोबल मेडन्स और कोर्ट में अगर जो होती हैं औरतें वो हीरोइंस होती हैं. इंडियन ड्रामा लैक्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी. इंडियन ड्रामा जो है वो कॉमेडी और ट्रेजेडी में एक जो थिन लाइन होती है, ठीक है, उससे थोड़ा लैक करती है. संस्कृत वर्सेस आर रिच इन इमेजरी एंड मेटाफोर फॉलोइंग एस्थेटिक नॉर्म्स.
संस्कृत वर्स जो होते हैं वो इमेजरी और मेटाफोर में रिच होते हैं, फॉलोइंग एस्थेटिक नॉर्म्स, ठीक है। प्राकृत वर्सेस आर लिरिकल, एक्सप्रेसिव एंड इमेजिनेटिव, ओके। द हीरो यूनाइट्स नेचुरल, सोशल एंड डिवाइन वर्ल्ड। जो हीरो यूनाइट करता है वो नेचुरल, सोशल और डिवाइन वर्ल्ड्स को, गाइडेड बाय मटेरियल स्ट्रेंथ एंड मोरल सुपीरियॉरिटी। मटेरियल स्ट्रेंथ होता है हीरो के पास और मोरली वो सुपीरियर होता है बाकी कैरेक्टर्स से, ठीक है, स्टोरी में। द हीरोइन ट्रांसफॉर्म एरोटिक पैशन इनटू एस्थेटिक एक्सपीरियंस, ठीक है। हीरोइन जो होती है वो एस्थेटिक प्लेजर देती है ऑडियंस को, ट्रांसफॉर्म करती है एरोटिक पैशन को एस्थेटिक एक्सपीरियंस में, ठीक है। सो नेक्स्ट है, हम कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। कालिदास इज़ नोन फॉर हिज 6 सर्वाइविंग वर्क्स। 6 जो इंपॉर्टेंट और सर्वाइविंग वर्क्स हैं उनके कालिदास के, मालविकाग्निमित्रा, विक्रमोर्वश्या, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदत्ता, रघुवंश, कुमार संभव, ठीक है। हिज प्ले एग्जिबिट कोहेरेंट लैंग्वेज, कोहेरेंट मतलब क्लियर कट, पोएटिक टेक्निक, स्टाइल एंड सेंटिमेंट, ठीक है। हीरोइंस इन कालिदास प्लेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल ब्यूटी, ग्रेसफुल डांस मूवमेंट्स एंड अ मैजिकल कनेक्शन टू नेचर। जो कि हीरोइंस थी कालिदास में, कालिदास के प्लेज में वो कैरेक्टराइज करती हैं फिजिकल ब्यूटी से, ग्रेसफुल डांस मूवमेंट शोकेस करती हैं और एक मैजिकल नेचर से उनका कनेक्शन होता है, ठीक है। हीरोज़ इन प्लेज अप्रिशिएट एंड एडमायर नेचर्स ब्यूटी। जो हीरोज़ होते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं और एडमायर करते हैं नेचर की ब्यूटी को, एंड पोजेस आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज़, ठीक है, और आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज़ पोजेस करते हैं, ठीक है। कालिदास प्लेज ट्रांसपोर्ट द ऑडियंस टू अ फैंटास्टिकल रेल्म, ठीक है। कालिदास के जो प्ले होते हैं वो ऑडियंस को फैंटास्टिकल रेल्म में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, अलाउइंग देम टू एस्केप द मंडेन वर्ल्ड, ठीक है। ये जो उनकी खुद की ज़िंदगी होती है उससे थोड़ा स्केप एक प्रोवाइड करते हैं वो। हिज वर्क्स आर रेफर्ड टू एज द थिएटर ऑफ मेमोरी, ठीक है। इनके काम को थिएटर ऑफ मेमोरी कह के रेफ़र किया जाता है, ड्यू टू द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ मेमोरी इन क्रिएटिंग रोमांटिक सेंटिमेंट एंड ट्रांससेंडिंग ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। क्योंकि इसमें मेमोरी का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है, वो रोमांटिक सेंटिमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस से ट्रांसेंड करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, ठीक है, ऑडियंस को। मेमोरी इन कालिदासस प्लेस ब्रेक्स थ्रू एवरीडे लॉजिक, ठीक है, मर्जिंग सेपरेट एलिमेंट्स एंड इरेजिंग डिस्टेंसेस। मेमोरी जो होती है कालिदास के प्ले में वो हर दिन के लॉजिक को ब्रेक करती है, मर्जिंग सेपरेट एलिमेंट्स एंड इरेजिंग डिस्टेंसेस। कालिदास प्लेज ऑफर अ रिच एंड एन्चांटिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, बहुत रिच और एन्चांटिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है कालिदास का प्ले जो होता है। इमर्सिंग द ऑडियंस इन अ वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी, रोमांस एंड इमेजिनेशन, ठीक है, ऑडियंस को वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी, रोमांस और इमेजिनेशन में इमर्स कर देता है वो, ठीक है। सो हम पहुंच चुके हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो इन इंडियन पोएटिक ड्रामा द स्टेज इज़ अ फ्लूइड स्पेस क्रिएटेड थ्रू डायलॉग, मूवमेंट, लाइटनिंग एंड कॉस्ट्यूम। सो इंडियन पोएटिक ड्रामा में जो स्टेज होता है वो एक स्पेस होता है जो कि डायलॉग से, मूवमेंट से, लाइटनिंग से और कॉस्ट्यूम वगैरह का यूज़ करके क्रिएट किया जाता है, जिस पे एक्टर्स और कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। द ऑडियंस एम्बार्क्स ऑन अ जर्नी, ठीक है, सो अर्थली एंड कॉस्मिक रेल्म्स ट्रांसेंडिंग फिजिकल बाउंड्रीज। ऑडियंस को एक जर्नी पे ले जाती है जो कि कॉस्मिक रेल्म्स, अर्थली बाउंड्रीज़ वगैरह सब ट्रांसेंड करते हैं, उससे परे ले जाते हैं, उनकी नॉर्मल ज़िंदगी से परे। पोएटिक ड्रामाज हैव रिमेन पॉपुलर फ्रॉम कालिदास टाइम टू द प्रेजेंट, ठीक है। पोएटिक ड्रामा जो है वो कालिदास के टाइम से अभी तक में पॉपुलर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया बालतवी लूना और लव लेजेंड सच एज लैला मजनू, सस्सी पूनू, हीर रांझा। फ़ोटोज़ भी ऊपर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एम टू इम्पार्ट डायडैक्टिक एंड मोरल लेसन्स, ठीक है। ईस्टर्न एपिक ट्रेडिशंस रिलाइड ऑन इस्टेब्लिश नोशन। जो ईस्टर्न एपिक ट्रेडिशंस थे वो पहले से इस्टेब्लिश किए गए नोशंस पे ही रिलाई कर रहे थे, बट हैव सीन अ शिफ्ट इन लिटरेरी क्रिएशन। बट अब उनमें धीरे धीरे शिफ्ट आ रहा है उनके क्रिएशंस में, चैलेंजिंग नॉर्म्स एंड सीकिंग न्यू इंटरप्रिटेशंस, ओके, जो कि चैलेंज करते हैं नॉर्म्स को और न्यू इंटरप्रिटेशन हर अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट ब्रेक अवे फ्रॉम ट्रेडिशन, पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। आर्टिस्ट जो है वो ट्रेडिशन से हट के अब पुश कर रहे हैं अपनी बाउंड्रीज़ को, अपने वर्क को, अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को, ठीक है। द इवोल्यूशन ऑफ पोएटिक ड्रामा इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स अ डायनेमिक कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है। इवोल्यूशन जो हुआ है पोएटिक ड्रामा का इंडिया में वो एक डायनेमिक कल्चरल लैंडस्केप शोकेस करता है, अलग अलग कल्चर्स को शोकेस करता है, वेयर आर्टिस्ट कंटिन्यू टू एक्सपेरिमेंट एंड रीडिफाइन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन।
जहाँ आर्टिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं लगातार एक के बाद एक और रीडिफ़ाइन करते हैं आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को, ठीक है, बदलते रहते हैं उसे और बेहतर बनाते रहते हैं, ठीक है। सो गाइज़ हम पहुँच चुके हैं अपने वीडियो के कंक्लूजन पे। सो एज़ यूजुअल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि और भी वीडियोज़ आने वाले हैं, धीरे धीरे मैं अपलोड करने वाला हूँ सारे वीडियोज़ को। सो मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले एक कोट पढ़ना चाहता हूँ। कोट है अर्नेस्ट हेमिंगवे का, द ओल्ड मैन एंड द सी से, जो कि है बट मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, ही सेड, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।